morning, students. This is Sai sir with your economics classes. How are you, students? I hope you will be fine. Students, we have read the chapter is banking, and in this chapter last time we have read a difference between the central bank and the commercial bank, and today we have read the control of money supply by the RBI, कह सकते हैं कि बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मनी जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है और दोनों हार्मफुल होती हैं इकोनॉमी के लिए। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में भी और डिफ्लेशन की सिचुएशन में भी द RBI शुड बी टेकन द स्टेप टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। सो हाउ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई in the market we can read today. So here the central bank adopt various measures to control the money supply in the market, we can say that in the economy. The following measures are described below. So these are broadly classified as two, quantitative instrument and qualitative instrument. यानी मुद्रा को कंट्रोल, जो मार्केट के अंदर जो मुद्रा कंट्रोल की जाती है उसको दो तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है हमारा क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। तो टुडे वी हैव जस्ट रीड अबाउट द क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे बनेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसमें? क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ऑल ओवर इकोनॉमी, यानी ऑल ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर टू टैकल इन्फ्लेशन एंड इट राइज टू टैकल डिफ्लेशन। तो फॉलोइंग आर ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्वांटिटिव मेथड से हम क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो क्वांटिटिव मेथड्स हमने बताया कि आर दोज मेथड्स या क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो कैसे टैकल करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा नोट डाउन कर लीजिए, बैंक रेट। पहले ये पता होना चाहिए बैंक रेट क्या है। बैंक रेट रेफर टू द रेट एट विच द RBI लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, यानी बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर RBI कमर्शियल्स बैंक को लोन देती है या पैसा देती है, जिस दर। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतें एक निश्चित जो सामान्य कीमत होनी चाहिए उससे अधिक, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा कि बैंक रेट जो है, बैंक रेट कौन सी होती है? बैंक रेट वो होती है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक RBI को लोन देती है। अब जब सस्ती बैंक रेट होगी तो RBI जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लोन लेंगी, और ज़्यादा लोन लेंगी तो उनकी कॉस्ट लागत कम है, तो लोगों को, पब्लिक को ज़्यादा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देंगी, इजीली दे देंगी। तो क्या होगा कि पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा। तो पैसा जब लोगों के पास होता है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन कब होती है? जब लोगों की परचेजिंग पावर हाई होती है। और परचेजिंग पावर हाई कब होती है? जब उनके पास पैसा होता है। तो लोगों के पास पैसा है तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, तो अब इसको हाउ टू कंट्रोल द मॉनेटरी इन्फ्लेशन? तो इन दैट सिचुएशन बैंक रेट should be increase in the circumstances of inflation. बैंक रेट should be increase। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो यानी बैंक दर बढ़ जाएगी, तो RBI को जो RBI से कमर्शियल्स बैंक लोन लेती हैं वो महंगी हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो जाएगी। तो वो आम पब्लिक के लिए भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। ठीक है, जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग लोन तो लेंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, बल्कि जो अपने पास सेविंग है उसको भी बैंक में डाल देंगे, ये सोच के कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो लोगों से जो पैसा था, पब्लिक से, वो पैसा निकल कर बैंकों के पास चला गया, बैंक से वो RBI के पास चला गया।
तो जो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई तो इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो डेट्स क्लियर। अच्छा, ये तो था हमारा बैंक रेट। दूसरा पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई जो होती है वो अपनी जो सिक्योरिटी फंड होते हैं उनको ओपन मार्केट में बेचती है या खरीदती है। तो बेचेगी कब और खरीदेगी कब वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अब कैसे है? मान लीजिए इन्फ्लेशन है यानी मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना? महंगाई का सीधा मतलब लोगों की परचेजिंग पावर हाई है, उन लोगों से पैसा निकालना। तो क्या करेगी जो आरबीआई है, जो सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट की, उनको सस्ते रेट पर परचेज करेगी, सॉरी सर जो है महंगे रेट पर खरीदेगी लोगों से। लोगों से जब वो खरीदेगी तो लोग महंगे रेट पर अपनी जो सिक्योरिटी उन्होंने परचेज कर रखी थी उनको बेचेंगे। सॉरी मैं उल्टा कर गया थोड़ा सा बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर डैट। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में लोगों से पैसा वापस लेना होता है तो लोगों को वो सस्ते रेट पर सिक्योरिटी को सेल करेगी। तो लोग उन प्रॉफिट के चक्कर में अब सस्ते दाम पर उनको मिल रही है, बाद में महंगे दाम पर शेयर को जैसे बेच देते हैं, तो वो उनको खरीदेंगे ओपन मार्केट में। जब उनको खरीदेंगे तो लोगों का जो पैसा है वो खरीद बैंक के पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, और सिक्योरिटी फंड उनके, वो सिक्योरिटी जो प्रतिज्ञा पत्र होते हैं वो उनके पास चले जाएंगे। तो क्या होगा? तो पैसा जो है वो सारा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जब पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब इसके उल्टा अगर लोगों की डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में मंदी है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग कम नहीं, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का रोजगार नहीं है, प्राइवेट टीचरों का तो और भी बुरा हाल है, गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है, क्योंकि जो है स्कूल जो है उनको भी प्रॉब्लम है, फीस की प्रॉब्लम है, तो सैलरी की प्रॉब्लम है, तो टीचर जो है इस समय सबसे कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में, तो जब इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो लोगों तक पैसा पहुंचाए। तो लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उन प्रतिज्ञा पत्रों को लोगों से परचेज करेगी हाई रेट पे ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो उनसे खरीदेगी तो लोग अब प्रॉफिट के चक्कर में उन पर जो सिक्योरिटी फंड थे, जो प्रतिज्ञा पत्र है, उनके पास जो सिक्योरिटीज थी उनको सेल कर देंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट से जो पैसा है वो निकल कर लोगों के पास आ जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वो खरीदना शुरू कर देंगे। ये तो थी इसकी। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है गवर्नमेंट को डिफ्लेशन के, जैसे अब सिचुएशन आ रही है और गवर्नमेंट के टीचर्स जो, तो उनको तो सैलरी मिल ही रही है, बट प्रॉब्लम आ रही है वो प्राइवेट टीचरों को आ रही है। तो प्राइवेट टीचरों को इस सिचुएशन में, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम ऑल और इकोनॉमी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को आना चाहिए कि उनको वो फाइनेंशियली उनकी हेल्प करे, यानी उनको रोज़गार प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों के पास पैसा, क्योंकि मंदी आएगी। देखिए हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम पहले खरीदते थे बंद कर दिया हमने क्योंकि पैसा नहीं है, तो उनका माल नहीं बिकेगा। उनका माल नहीं बिकेगा तो वो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयों को भी निकालेंगे, क्योंकि उनका माल नहीं बिक रहा तो स्टॉक को कौन करना चाहेगा? तो वो बेरोज़गार होंगे। वो बेरोज़गार होंगे तो जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहे थे फर्दर, वो उनकी डिमांड करना छोड़ देंगे। उनकी डिमांड करना छोड़ देंगे तो वो उस इंडस्ट्री से उनको निकालेंगे, तो बेरोज़गारी का चक्र चल जाएगा और मंदी और ज़्यादा अपनी ग्रिप में पकड़ लेगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सिचुएशन में स्टूडेंट्स? तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि मंदी के स्टेज में जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो एक्सपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है डिमांड नहीं, वो क्यों करेंगे? तो इन सिचुएशन, इन दिस सर्कमस्टेंसेस, गवर्नमेंट शुड बी कम टू द फॉरवर्ड एंड गिव द मनी टू द पब्लिक थ्रू द, किसी भी एंगल से वो दे सकती है उनको। बेरोज़गारी भत्ता है या उनको कोई रोज़गार दे के गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उनकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो ये था बेटा। तो उस तरह से ओपन मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कम करनी। फिर होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक, यानी जिस दर पर, बैंक दर की ही तरह है लेकिन यहाँ पर वो उसको शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। बैंक बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड द रेपो रेट। तो डेफिनेशन बेटा याद कर लेना है इसका। तो इसमें भी सेम ये होता है
कि अगर वो रेपो रेट को बढ़ाएगा तो सीधी बात है कि रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों को लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ेगी तो बेटा लोग जो है बैंक जो है वो लोगों को भी हाई ऑपरेटर इंटरेस्ट पे देगी, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे बल्कि अपनी सेविंग को जमा करेंगे, बिल्कुल बैंक रेट की तरह, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट, ये इसका उल्टा है। द रेट एट विच द RBI एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, ये वो दर होती है जिसके ऊपर RBI कॉमर्शियल बैंक के उनकी जमाओं को स्वीकार करती है जिस ब्याज दर पर। तो अगर इन्फ्लेशन है तो ये ज़्यादा होगी, इसको ज़्यादा बढ़ाएगी तो लोग बैंक अपनी इस डिपॉजिट को लोगों को नहीं देंगे बल्कि RBI में जमा करेंगे, और लोग भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी सेविंगों को बैंक में जमा करेंगे, तो लोगों से पैसा वापस बैंक के पास आ जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है तो क्या करेगी, इस पे इस जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसको कम कर देगी, तो कम का होगी तो बैंक को कोई फायदा नहीं होगा अपने डिपॉजिटों को RBI पे जमा कराने का, ठीक है, उनसे बल्कि और लोन लेगी RBI से, उल्टी उनसे ही स्वीकार करेगी, तो लोगों को ज़्यादा देगी, लोगों के पास पैसा पहुँचेगा। तो ये बेटा हमारा रिवर्स रेपो रेट। फिर हमारा कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक से टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप इन द विद द RBI, यानी बैंक की एक निश्चित प्रतिशत, टोटल जमाओं का कुछ प्रतिशत निश्चित होता है, उसको RBI के पास जमा करना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन है तो RBI उसकी मात्रा को बढ़ा देगी, जब बढ़ा देगी तो उसको ज़्यादा RBI के पास रखना पड़ेगा, कम पैसा बचेगा उसके पास तो लोगों को देने के लिए कम रहेगा, तो इसलिए वो लोन नहीं देगी और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगा। और डिफ्लेशन है तो बैंक जो है उसको बहुत कम कर देगी, तो RBI को मान लीजिए बैंक ने RBI ने 30% कर रखा है, तो 1 लाख में से 30% दें 30,000, तो बैंक को अपने पास रखना पड़ा 70,000 ही तो बचे लोन देने के लिए, ठीक है। और अगर उसको डिफ्लेशन है, उसको ज़्यादा करना है और उसको लोगों तक पैसा पहुंचाना है, तो क्या करेगी, वो 5% कर देगी, CRR को 5% कर देगी, तो अब RBI के पास उनको केवल 5,000 जमा करने, 95,000 रुपये बच रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा, तो ये CRR होता है। फिर हमारा होता है SLR होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि CRR तो कमर्शियल बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR में बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है लोगों की कुल डिमांड डिपॉजिट का। तो बिल्कुल अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी, उसको बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन है तो उसको SLR को कम कर देगी। तो ये तो बेटा था हमारा क्वांटिटिव मेथड। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।